पहली खबर हम आपको समझाएंगे। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संदेश समझिए, क्योंकि आज पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, निशांत कुमार को सुरक्षा क्यों, क्योंकि निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, क्या मोतिहारी में फिर हुई जहरीली शराब से मौत, क्योंकि एक संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और चौथी खबर हम आपको बताएंगे, क्या है गजवाए हिंद वाली साजिश। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की बात। महिला आरक्षण बिल गिरने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी विपक्षी पार्टियों ने महिला शक्ति का अपमान करते हुए नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या कर दी है। भारत की महिलाएं इस बात को कभी नहीं भूलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। 17 अप्रैल 2026 नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। इसके बाद से पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। 18 अप्रैल 2026 ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी के स्वार्थ की वजह से महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और उनके साथियों का असली चेहरा दिख गया। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। हालांकि पीएम मोदी ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए ये भी साफ कर दिया कि वो महिलाओं को आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। महिला आरक्षण पर हमारा इरादा अटूट है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। यानी ये साफ है कि बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला है, बल्कि और गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कभी माफ नहीं करेगी। तो महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बातें राष्ट्र के नाम रखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम, अब ये संदेश हम आपको समझाते हैं। पीएम मोदी ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, जल्दी से आप जान लीजिए। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष महिलाओं से उनका अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को पाप की सजा जरूर मिलेगी। स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी को उठाना पड़ा। भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए दल हित देश से ऊपर हो गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष ने नारी के सम्मान पर चोट पहुंचाई है। नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है। 21वीं सदी की नारी ये सब याद रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में आगे कहते हैं कि नारी कभी भी अपना अपमान भूलती नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी को याद रहेगा कि किन लोगों ने जश्न मनाया था। महिला आरक्षण रोकने की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी।
नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से छीनने का नहीं, संशोधन बिल सभी को कुछ देने के लिए था। पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21वीं सदी की नारी को नए अवसर देने का यह बिल था, आधी आबादी को उसका अधिकार देने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की गई है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस और उसके साथियों का असली चेहरा भी दिख गया। विपक्ष डीलिमिटेशंस पर लगातार झूठ बोल रहा है। डीलिमिटेशन पर झूठ फैलाने की कोशिश की गई है। डीलिमिटेशन से किसी का नुकसान होने वाला नहीं था। कांग्रेस अंग्रेजों से विभाजन सीख कर आई है। परिवारवादी दलों को खतरा नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि परिवारवादी दलों को महिला सशक्तिकरण का डर है। महिला आरक्षण की हर रुकावट को लेकिन दूर करेंगे और उन्होंने यह भी बता दिया कि महिलाओं को आरक्षण का हक दिलाकर ही रहेंगे। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि हमारे पास संख्या नहीं, लेकिन हारेंगे नहीं। हमारा आत्मबल अजेय है, हम हारे नहीं हैं। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। नारी शक्ति का 100% भरोसा हमारे साथ है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूं ही देश को संबोधित नहीं करते। जब कोई बड़ी वजह होती है तभी देश को संबोधित करते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि अब तक उन्होंने कब कब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मुद्दा था नोटबंदी का। उसके बाद 27 मार्च 2019 को उन्होंने संबोधन किया। मुद्दा था बालाकोट एयर स्ट्राइक का। उसके बाद 8 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम उनका संबोधन हुआ। उस वक्त मुद्दा था अनुच्छेद 370 खत्म करने का। फिर 9 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मुद्दा राम जन्मभूमि फैसला का था। 24 मार्च 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने किया। मुद्दा कोविड-19 लॉकडाउन का था। फिर 12 मई 2020 को पीएम मोदी ने संबोधन किया। मुद्दा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज था। फिर 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मुद्दा कृषि कानून वापसी का था। और अब यानी कि आज के दिन राष्ट्र को संबोधित किया 18 मार्च 2026। मुद्दा महिला आरक्षण का था। माफ कीजिएगा, 18 अप्रैल 2026 को जब महिला आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया और सीधा सीधा हमला कांग्रेस पर था। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और एनडीए के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं और विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी पलटवार हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखिए। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। मनुवाद ओवर संविधान। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाया। विपक्ष के विरोध और सरकार के पास 2/3 बहुमत न होने की वजह से बिल 54 वोट से गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के बाद से बीजेपी हमलावर है और संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। यह आक्रोश सड़क पर उतरेगा मानो। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे विपक्ष की एकजुटता का नतीजा बताया और सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। प्रियंका के बयान पर बीजेपी की ओर से पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है।
ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां शुरू से ही महिला विरोधी रही हैं। आप याद कीजिए 96 में देवगौड़ा जी ने लाया तो विरोध किया, वाजपेयी जी लाए तो विरोध किया, और यही विपक्ष के लोगों ने बिल को भी फाड़ा। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष को इस महिला विरोधी मानसिकता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने इसको रोका है, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी और एनडीए की ओर से 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और भी गर्माने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है। देखिए, महिला आरक्षण बिल पास अगर हो जाता तो क्या फायदा होता, इसे आप समझिए। तो लोकसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिल जाता। इसके साथ ही राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। 2029 से ही महिला आरक्षण लागू हो जाता, लेकिन अब 2034 में महिला आरक्षण बिल लागू हो सकेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र में नई ऊर्जा और बेहतर संतुलन आता। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण तेज होता। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्र होती। परिसीमन बिल से लोकसभा की 50% सीटें बढ़ती। तो अगर ये बिल पास हो जाता तो कई सारे इसके फायदे थे, सीधा लाभ महिलाओं को मिल सकता था। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z कर दी गई है। यानी कि दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की सुरक्षा बराबर कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की और सक्रिय राजनीति में कदम रखा। तब से लेकर अब तक वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। निशांत की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए बिहार की नई सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। इसके साथ ही बिहार में और भी कई नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पहले इन्हें कोई सुरक्षा नहीं थी, अब श्रवण कुमार की सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ Y+ की कर दी गई है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर Z श्रेणी की कर दी गई है। पहले डिप्टी सीएम के नाते विजय सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। अब डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा बराबर कर दी गई है। तीनों की सुरक्षा Z श्रेणी की कर दी गई है। सरकार अपने हिसाब से करती है। निशांत को भी जेड सुरक्षा दी गई है, सरवण बाबू को Y+ सुरक्षा कर दी गई है। इसके कमेटी होती है। सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार करती है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग नेताओं, मंत्रियों या किसी भी सेलिब्रिटी की सुरक्षा घटाने बढ़ाने का फैसला करता है। हालांकि कई मामलों में इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में कई नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। बिहार के नेताओं की सुरक्षा में बदलाव वाली इस खबर को अब आप समझिए, क्या बदलाव हुआ है तो वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, निशांत कुमार को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इसके बाद श्रवण कुमार को एस्कॉर्ट के साथ Y+ की सुरक्षा मिली, तो विजय सिन्हा की सुरक्षा को Z+ से घटाकर Z श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि किसके पास कौन सी सुरक्षा थी और बदलाव के बाद क्या हुआ है।
सबसे पहले बात करते हैं निशांत कुमार की। निशांत कुमार के पास पहले कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बात विजय चौधरी की करते हैं, जो डिप्टी सीएम हैं। पहले इनके पास भी कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा इन्हें दी है। विजेंद्र यादव की बात कर लेते हैं, जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं जेडीयू कोटे से। पहले इनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, अब जेड श्रेणी की सुरक्षा इन्हें दे दी गई है। और अब बात करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की। पहले इनके पास Z+ की सुरक्षा थी, अब इसे घटाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है। श्रवण कुमार की बात कर लेते हैं। पहले इनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब उन्हें एस्कॉर्ट के साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब आप खबर तो समझिए, निशांत को क्यों दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा? तो निशांत कुमार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। निशांत अब सक्रिय राजनीति में भी आ चुके हैं। निशांत ने 8 मार्च 2026 को जेडीयू की सदस्यता ज्वाइन की थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद निशांत लगातार सक्रिय हैं और बहुत जल्द निशांत यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निशांत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब आप खबर तो समझिए, विजय सिन्हा की सुरक्षा Z+ से Z क्यों कर दी गई? तो दोनों डिप्टी सीएम को सुरक्षा Z श्रेणी की दी गई है, जबकि विजय सिन्हा के पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा थी। अब दोनों डिप्टी सीएम के बराबर उनकी भी सुरक्षा कर दी गई है, इसीलिए ये बदलाव इसमें किया गया है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की कर लेते हैं। मोतिहारी में एक बार फिर से जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की आशंका जताई गई है। तुरकोलिया के टिकैता गोविंदापुर गांव में बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में जान चली गई। मृतक के घर वालों ने साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया है। कुछ ही दिन पहले जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत मोतिहारी में हो चुकी है। हालांकि बनारसी शाह की मौत जहरीली शराब से हुई है या नहीं, इस बात की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। मोतिहारी के तुरकोलिया के टिकैता गोविंदापुरा में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। आरोप है कि बनारसी शाह ने अपने साथी भोला के साथ शराब पिया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। घर वाले गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? भोला से ले दिलन कल शाम के। हाँ। ई भूसा उसा ढो के गेलन, के बाद में दारू इनका मिलल, शाम के इनका से झगड़ो उगड़ो भेल, छीन छान भेल, तो ना मन पी लेलन। मृतक बनारसी शाह के घर वालों ने उसके ही साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भोला को हिरासत में लिया। हालांकि भोला ने बनारसी शाह को शराब पिलाने की घटना से इनकार कर दिया। तो बनारसी शाह की पत्नी बोल रही है कि सुबह में भी दारू पिलाए थे, शाम में भी दारू पिलाए थे। ये गलत बात है सर, कोई फंसा रहा है हमको गाँव के लोग। क्यों फंसा रहे हैं? आपका दुश्मनी है? सर ये तो मालूम नहीं है। सूत्रों की माने तो शराब पीने से कई और लोग बीमार हैं। आपको बता दें कि महज कुछ दिन पहले ही इसी तुरकोलिया थाना क्षेत्र में जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली। कार्रवाई के नाम पर तुरकोलिया के थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी और चौकीदार भरत राय को सस्पेंड कर दिया गया था। अब उसी इलाके में फिर से संदिग्ध मौत होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि मोतिहारी में बार बार क्यों हो रही है जहरीली शराब से मौत? क्या मोतिहारी पुलिस पिछली घटनाओं से सीख नहीं लेती? क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है पुलिस? और सबसे बड़ा सवाल, जहरीली शराब कब तक लेती रहेगी जान? मोतिहारी पुलिस को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को ही सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ संदेश दिया है कि शराब बंदी को सख्ती से लागू करेंगे और जिसने भी लापरवाही बरती उस पर कार्रवाई होगी। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो मोतिहारी में एक बार फिर से संदिग्ध हालत में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, मोतिहारी में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि उसने शराब पी थी। ऐसे में सवाल है, क्या मौत शराब पीने से हुई? अगर मौत शराब पीने से हुई तो इस महीने ये दूसरी घटना होगी, जो चिंता वाली बात जरूर है। हालांकि सीएम सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले ही साफ कर दिया है कि शराब बंदी को और सख्ती से लागू किया जाएगा। यानी शराब माफिया और मिलीभगत करने वाले पुलिस वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब उन पर भी कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कट्टरपंथ फैलाने और आतंकी साजिश से जुड़े आरोप में बिहार समेत अलग अलग राज्यों से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आईडी बनाने, सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करने और संवेदनशील स्थानों की रेकी जैसे गंभीर आरोप हैं।
पुलिस की माने तो ये देश के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और लोगों की भर्ती कर कथित रूप से इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश में शामिल थे। ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से की गई। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा से 4 युवक गिरफ्तार किए गए। मोसैब अहमद, मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार किए गए। कटिहार का रहने वाला मोहम्मद सोहेल पेशे से प्लम्बर है। इन सभी पर गजवाए हिंद की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी के पास से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। इसके अलावा कई मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए, जिनकी जांच जारी है। पुलिस इन आरोपियों के पास से जब्त डिजिटल उपकरणों, चैट्स और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। इस पूरे मॉड्यूल के पीछे और भी कई लोगों के जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली की स्पेशल सेल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, तो आप खबर समझिए। क्या है गजवाए हिंद वाली साजिश? तो आपको बता दें कि ये साजिश है भारत को इस्लामी राज्य बनाना। अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ अंतिम जिहाद के रूप में प्रचारित करते रहते हैं। अब आप खबर तो समझिए। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार साजिश को बेनकाब किया है, जिसमें यह पता चला है कि यह साजिश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी रही है, प्रचार और हिंसा की योजना है। अब आपको समझाते हैं कब कब हुआ है गजवाए हिंद वाली साजिश का खुलासा। 2022 में फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोग पकड़े गए थे। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। फिर 2023 में भी यूपी, गुजरात में एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें गजवाए हिंद मॉड्यूल पर दबिश दी गई। स्लीपर सेल बनाने की साजिश उस वक्त रची जा रही थी। फिर जुलाई 2025 में गुजरात एटीएस ने नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद और अरवली से संदिग्धों को पकड़ा था। अलकायदा से जुड़े AQIS मॉड्यूल के जरिए गजवाए हिंद की योजना बना रहे थे। अगस्त 2025 में भी यूपी एटीएस लखनऊ से 2 लोगों को यूपी एटीएस ने पकड़ा था, जो ये साजिश रच रहे थे। फिर अप्रैल 2026 में दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 कट्टरपंथी युवक को पकड़ा है, जो इस साजिश का हिस्सा थे। अब आप पूरी खबर तो समझिए। कहां से पकड़े गए गजवाए हिंद की साजिश वाले? तो महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस बार किस किस की गिरफ्तारी हुई है ये भी जान लीजिए। तो गिरफ्तारी हुई है मोसैब अहमद की, मोहम्मद हम्माद की, शेख इमरान की और मोहम्मद सोहेल की। अब आप पूरी खबर समझिए। चारों में से एक का बिहार से संबंध बताया जा रहा है। कटिहार का रहने वाला मोहम्मद सोहेल भी गिरफ्तार किया गया है। कैसे ये साजिश रची जा रही थी गजवाए हिंद की, इसे भी आप जान लीजिए। तो ये सभी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। ग्रुप में आतंकी विचारधारा, जिहाद की बात होती थी। सोशल मीडिया के जरिए दूसरों को भी उकसा रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग की जा रही थी। हथियार चलाने की ट्रेनिंग का वादा कर रहे थे। आईडी बम बनाने का सामान भी ये चारों युवक जुटा रहे थे, जो इन पर आरोप लगा है। हालांकि देखना होगा कि इसमें आगे और क्या बड़ा खुलासा पुलिस की टीम करती है।